नमस्कार जी सभी को, स्वागतम, वेलकम आपका जी मैन इफेक्ट के अगले टॉपिक के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर जी मैन इफेक्ट डिस्कस किया। जी मैन जैसे जी टीवी का मैन होता है और अपनी प्रमोशन करने, अपनी एडवर्टीजमेंट करने यहाँ पर आया होता है, ऐसा ही लगता है ना कुछ, कोई बात नहीं। सो जी मैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन के कंटेक्स्ट में डिस्कवर किया। उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो टूट जाती है, वो टूट फूट जाती हैं। सो जो टूटना फूटना है उनका स्पेक्ट्रल लाइंस का इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कहा गया? जी मैन इफेक्ट। एंड एग्जैक्टली सेम एक स्टार्क इफेक्ट होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एटम को तब उसकी स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। बट वी विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जी मैन इफेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर है। सो जी मैन इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू इट्स constituents when viewed with a spectrograph of high resolving power in the presence of magnetic field। कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और आप एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ उसको ऑब्जर्व करेंगे उसके स्पेक्ट्रम को, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मल्टीप्लेट्स के अंदर स्प्लिटेड हमें जो है वो फील होगी। और पिछले ही लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया कि जी मैन इफेक्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, नॉर्मल जी मैन इफेक्ट एंड अनॉमलस जी मैन इफेक्ट। और नॉर्मल जी मैन इफेक्ट में क्या होता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसकी मैं कहूँ कि वैल्यू जो होती है दैट इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो उसके अंदर सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की हम कहें कि कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। कैल्शियम टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और जो सिंगलेट स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मल जी मैन इफेक्ट शो करते हैं। अनॉमलस जी मैन इफेक्ट क्या होता है? और जो नॉर्मल जी मैन इफेक्ट होता है उसमें स्प्लिटिंग 2 या 3 कंपोनेंट्स में ही होती है ना। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग इज कॉल्ड नॉर्मल जी मैन इफेक्ट। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? अनॉमलस जी मैन इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स in the presence of weak magnetic field is called anomalous Zeeman effect। कि अगर applied magnetic field weak है तो जो spectral lines है वो ज़्यादा components में break हो जाती हैं, 2 या 3 से ज़्यादा components में break हो जाती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? anomalous Zeeman effect। क्योंकि वहाँ पर contribution orbital magnetic moment और spin magnetic moment दोनों की ही contribution होती है। हम spin magnetic moment को neglect नहीं कर सकते। और मैंने एक बड़ी अच्छी example दी थी कि आपके घर में चोर घुस आए हैं, अगर वो चोर बड़े हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, खली टाइप्स के हैं, तो आप लोगों की तो कोई औकात नहीं होगी बच्चों की उनके सामने। तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर के बड़े हैं, वो उनके साथ लड़ेंगे और जब बड़े बड़े भिड़ेंगे तो वो आपस में ही टकराते रहेंगे और जितनी भी मैं कहूँ कि नुकसान होना है वो हो जाएगा, चीज़ों का, सामान का, बहुत ज़्यादा बिखराव जो है वो घर के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कंपोनेंट्स 2 या 3 होंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी, बिखराव कम होगा। और जब मैं कहूँ कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, मतलब जो आपके घर में चोर घुस आए हैं वो चोर कमज़ोर हैं, मरु से सुकड़ू से हैं, तो बच्चों को के अंदर भी जोश आ जाता है, येस वी कैन ऑल्सो डू दैम, वी कैन ऑल्सो अटैक। तो वो जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे? घर में झाड़ू उठाएंगे, पोछा उठाएंगे, कोई भी स्टिक उठा लेंगे, कुछ भी जो चीज़ सामने आई, बेलन वगैरह सब कुछ उठा कर टूट पड़ेंगे उन चोरों पे। इधर से चीज़ें मारी, उधर से चीज़ें मारी, बड़े तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, छोटे भी साथ में लड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि बिखराव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि यही यहाँ पे होता है कि जब वीक आती है मैग्नेटिक फील्ड, जो चोर है वो वीक एंटर कर रहा है, तो एटम के पास ऑर्बिटल मोमेंट भी है, स्पिन मोमेंट तो बच्चा है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा बीच में, और वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो ये कहानी होती है अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट की। एंड देयर ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि सिंगलेट जो स्टेट्स होती हैं उन स्टेट्स के अंदर जो स्पिन मोमेंट होता है दैट बिकम्स मैं कहूँ कि जो सिंगलेट स्टेट्स होती हैं उनके अंदर स्पिन मोमेंट इक्वल टू टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाती है। दैट इज व्हाई ओनली ऑर्बिटल मोमेंट टेक्स पार्ट इन दैट स्प्लिटिंग। बट इन द केस ऑफ मैं कहूँ कि डबलेट स्टेट्स, ट्रिपलेट स्टेट्स, जहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, 0 नहीं होता, वहाँ पर कौन सी हम कहें कि इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है, दैट इज अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट। तो अब देखिए जो अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट है, आपको ऐसे एग्जामिनेशन में सपोज अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट आ गया, आप ज़ीमन इफेक्ट डिफाइन कीजिए, उसकी दोनों टाइप्स बताइए एंड स्विच डायरेक्टली टू द अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अनॉमलस ज़ीमन इफेक्ट।
अनोमलस जीमन इफेक्ट को अनोमलस इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लासिकल थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में इनकैपेबल है बट क्वांटम थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकती है। तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे अनोमलस जीमन इफेक्ट इज नेम्ड एज अनोमलस बिकॉज क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन अनोमलस जीमन इफेक्ट बट क्वांटम थ्योरी कैन एडिकेटली एक्सप्लेन अनोमलस जीमन इफेक्ट। और नॉर्मल को नॉर्मल इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम थ्योरी एंड मतलब वो दोनों से एक्सप्लेन हो जाता है तो नॉर्मल लगता है, आम बात लगती है। और मैं कहूँ कि घर में बड़ों का लड़ना वैसे भी आम बात है, बच्चों का लड़ना थोड़ा अनोमलस हो जाता है। और लेकिन बच्चे रह नहीं सकते, घर में कोई गुस्सा आया तो ऐसे थोड़ी है वो एक दुबक के कहीं बैठ रहेंगे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड अनोमलस जीमन इफेक्ट ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो ये कहानी थी। और अब हमें क्योंकि एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करना है, जस्ट लाइक हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट की जो क्वांटम थ्योरी की थी, हमने वहाँ पर क्या किया, हमने पहले टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की एल की, फिर हमने उससे इंटरैक्शन एनर्जी फाइंड आउट की, ई वाज इज इक्वल टू माइनस म्यू एल डॉट बी, वहाँ पर वैल्यू पुट करवाई बी की, वहाँ से हमने डेल्टा ई कैलकुलेट किया कि वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एनर्जी लेवल्स के अंदर कितना चेंज जो है वो कॉज कर देता है। तो उस चेंज की वजह से फिर हमने उसके बाद ट्रांजिशंस ली, स्प्लिटिंग ली। तो वो स्प्लिटिंग हम यहाँ पे अनोमलस के अंदर कंसीडर करेंगे सोडियम एटम की। सो वी विल कंसीडर द डी लाइंस ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम जो होता है, जो सोडियम के वेपर्स होते हैं, वहाँ से जो रेडिएशन मिलती है, हमें पता है येलो कलर की लाइट होती है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे अपनी लेबोरेटरीज के अंदर। और मैं बेसिकली कहूँ कि दैट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, उसके अंदर से दो ट्रांजिशंस जो हम मानते हैं 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5893 एंगस्ट्रॉम, दो रेडिएशंस बाहर आती हैं जिनको हम D1 एंड D2 लाइंस बोलते हैं एंड मोर ब्रॉडली आई कैन कॉल देम डी लाइंस ऑफ सोडियम। तो अब आपको उसकी कहानी जो है वो डिस्कस करनी है। इतना सब कुछ बताने के बाद आप यहाँ पर सब हेडिंग दे दीजिएगा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एनर्जी लेवल्स ऑफ सोडियम एटम। तो पहले हम इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनर्जी लेवल्स, की एनर्जी लेवल्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एनर्जी लेवल्स एटम का, एटम के एनर्जी लेवल्स के ऊपर। और एटम किसका लेंगे हम, सोडियम का। सो सोडियम एटम पोजेसेस बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि जब नॉर्मल जीमन इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होती है। वो जीरो कब होती है, जब पेयर्ड हों, जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, पेयर्ड होंगे तो एक दूसरे की स्पिन को काट देंगे। अब सोडियम हमें पता है कि 1 वैलेंस है, उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है लास्ट शेल के अंदर, और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से उसके पास ऑर्बिटल मूवमेंट भी रहेगा, उसके पास स्पिन मूवमेंट भी रहेगा। सो सोडियम एटम possesses both orbital as well as spin angular momentum and these momenta are due to the valence electron present in sodium atom। और उसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, या मैं कहूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का हमें वेक्टर सम करके टोटल एंगुलर मोमेंटम लेना होगा। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सोडियम एटम विल बी रिटन एज J वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर प्लस S वेक्टर। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको उन दोनों वेक्टर्स का सम करवा के वेक्टर सम क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। सो द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, मींस म्यू J। म्यू से हमने रिप्रेजेंट करवाया था मैग्नेटिक मूवमेंट को, म्यू J किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू L प्लस म्यू S। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें इन म्यू एल और म्यू एस की वैल्यूज यहाँ पर पुट करवानी है। तो आपको फिर से पुरानी कहानी याद करनी होगी, तो याद कीजिए वो बीते लम्हे, वो बीते दिन, वो बीती कहानियाँ, जहाँ पर हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, लैंडिस जी फैक्टर जिसको हमने स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहा, कैलकुलेट किए, वो सब अब यूज़ करने होंगे। सो पुरानी कहानियाँ को मैं कहूँ कि भूलने बिसरने से काम नहीं चलेगा, आपको याद रखना होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन म्यू एल, याद होगा आपको ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट इज -E/2m इंटू एल वैक्टर। ये वैल्यू होती है -E/2m इंटू एल वैक्टर। फिर याद कीजिए यहाँ पर GL हुआ करता था, G फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन, और इसकी वैल्यू हम लेते थे 1 की इलेक्ट्रॉन एक ही टाइप से ऑर्बिटल मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट करवा लिया है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो एग्जैक्टली प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सो उसके बाद आप लिखेंगे जैसे ही आपने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू लिखी, आप लिखेंगे द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज म्यू एस, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एस
इट विल बी इक्वल टू माइनस ई बाय 2m एस वेक्टर। और याद कीजिए यहाँ पर जी एस हुआ करता था, जी एस वाज, मैं कहूँ कि जी फैक्टर फॉर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती थी 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दो टाइप की रोटेशंस कर सकता है, तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं 2। तो मैं इस जी एस को यहाँ पर 2 पुट करवा दूंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि ये 2 और ये 2 लड़ेंगे और इनको काट दिया, थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि इस e बाय 2m को मैं आगे जाके कॉमन लूंगी, सो आई डोंट नीड टू कट दिस 2, इसको मैं 2e और 2m ही रखूंगी, मेरी मर्जी, मेरी वीडियो मेरी मर्जी, मेरे रूल्स तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ये 2 की हमें आगे इस e बाय 2m को हम आगे जाके कॉमन लेंगे, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू हैंडल इट लाइक दिस ओनली, बिना कटिंग किए ज़्यादा आसान रहेगा। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज हेयर GL इज इक्वल टू 1 एंड हेयर GS इज इक्वल टू 2 सॉरी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। सो पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में हमने जब पुट किया, इट बिकम्स म्यू जे इज इक्वल टू म्यू एल की वैल्यू माइनस ई बाय 2m एल वेक्टर, इसको जब हमने पुट किया माइनस 2e बाय 2m एस वेक्टर। देखिए कितना आसान लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल कर और एक साइड पर रख देंगे। लेट मी इरेज दिस, और एक बार मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि हम अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। इसको भी इरेज कर देती हूँ, इसको भी इरेज कर देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। तो अब देखिए म्यू जे इज इक्वल टू, मैंने माइनस ई बाय 2m, जैसा कि मैंने पीछे कहा था, मैंने कॉमन ले लिया, मैं अपने शब्दों से पलटूंगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, L वेक्टर प्लस 2s वेक्टर। ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास आ गई है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड लेट मी इरेज दीज इक्वेशंस टू, ताकि मेरे पास यहाँ जगह बनी रहे। तो ये हमारे पास वैल्यू आई टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की। दिस इक्वेशन शोज दैट टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जे इज नॉट पैरेलल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम, नेगेटिव साइन आगे आ रहा है, एंड दिस फैक्ट विल गिव राइज टू द कॉम्प्लिकेशंस इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैं कहूँ कि एंटी पैरेलल भी नहीं आ रहा है क्योंकि 2s है यहाँ पर और वो वाला s है, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज ट्वाइस टू दैट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन डबल हो गई है, मतलब बिखराव थोड़ा ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा धड़ाधड़ इधर से मारेंगे तो बिखराव ज्यादा हो जाएगा, और इसी की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है फिनोमिना में वो आ जाएगी। नाउ वी नो दैट टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी एटम शुड बी, हमें पता है क्या वैल्यू होती है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर एटम्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लेक्चर्स के अंदर इसको डिराइव किया, बड़ी डिटेल के अंदर डिराइव किया, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू वाज इक्वल टू माइनस e बाय 2m। ये फैक्टर तो आपको पता है कि सबके अंदर सेम ही रहता था, इसके साथ g और j वेक्टर आ जाता था, जी जे कह सकते हैं आप इसको, या सिंपली जी कह सकते हैं, और इसके साथ आ जाता था जे फैक्टर। ये जी क्या होता था, दिस वाज लैंडेस जी फैक्टर और स्प्लिटिंग फैक्टर। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, और आप यहाँ पर कहेंगे दिस जी इज द लैंडेस जी फैक्टर और स्प्लिटिंग फैक्टर एंड इट्स वैल्यू इज, जी की वैल्यू फिर से मैं कहूँगी याद कीजिए, वो भूली बातें, वो लम्हे, वो बातें क्या थी, वो 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1, इसके बाद जो वैल्यू आ जाती है वो होती है प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1, प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस 1। ये हमें पता है g की वैल्यू होती है, एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 7। ये हो गया लैंडेस जी फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा। अब देखिए इस g की वैल्यू मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, मैं इधर साइड पर लिख लूँगी इसको। तो देखिए अब क्या है कि इसके बाद आप कहेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सोडियम एटम इंटरैक्ट्स विद इट एंड एक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि जैसे ही आपने सोडियम एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके अंदर एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और चलते हुए पार्टिकल पर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। अब फोर्स लगाएगी, उसके ऊपर कुछ वर्क करेगी, उसको कुछ एनर्जी देगी, उसकी एनर्जी में चेंजेस आ जाएंगे, और वो चेंज इन एनर्जी जो होगा दैट विल बी डेल्टा ई is equal to mu j dot b vector and negative sign shows the system is bound। तो अब हम क्या करेंगे, let us suppose this is equation number 8। तो ये जो डेल्टा ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस पुट द इक्वेशन नंबर 6 है, ये वाली 6 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। अब कहानी पीछे वाले की तरह है, जैसे हमने नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में किया था। आप ये वैल्यू को पुट करवाएंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। सो इट विल बी ई बाय
2m g j vector dot b vector and let us suppose this is equation number 9. तो अब देखिए क्या है कि इसके अंदर j वेक्टर डॉट b वेक्टर आ गया। इसके बाद हम लोग क्या बात करते थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग z एक्सिस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है तो मैं b को क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट b k कैप एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड लेट अस पुट दिस इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन नंबर 9। तो मैंने यहाँ पर पुट करवा दिया। मेरे पास यहाँ से डेल्टा E जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए इट विल बी E बाय 2m g, इसको मैं लिखूंगी b k कैप j b k कैप। अगले स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, इस b को आगे ले जाना है क्योंकि ये सारे क्या हैं, ऑल दीज आर जस्ट वैल्यूज। e g b अपॉन 2m j वैक्टर डॉट k वैक्टर। आपको कुछ याद आ रहा है, j वैक्टर k वैक्टर मतलब मुझे j का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस चाहिए। अगर मुझे j का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद लेट मी इरेज दिस म्यू j की जो वैल्यू थी, मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर साइड पर लिख देती हूँ। ये म्यू j किसके इक्वल है, माइनस e बाई 2m l वैक्टर प्लस 2s वैक्टर। ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 5। मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मैं इसको j ही लिखा रहने देती हूँ। मुझे पता है कि j की वैल्यू क्या थी, l प्लस 2j, या मैं कहूँ जो लास्ट है इक्वेशन नंबर 6 है, लेट मी राइट दिस g j वैक्टर। इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ सकती है। इक्वेशन नंबर 6 लिख ली है और इक्वेशन नंबर 7 भी मैं यहाँ साइड पर छोटी सी प्यारी सी लिख लेती हूँ, j इंटू j प्लस 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j j प्लस 1। ये थी इक्वेशन नंबर 7। आपको चीज़ें समझानी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी मेरे लिए। तो बिकॉज डेल्टा ई की बात हम कर रहे थे, तो ये देखिए डेल्टा ई ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन 2m ई बी अपॉन 2m g j k। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिस j k इज इक्वल टू जे z कंपोनेंट है किसका, j वेक्टर का। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या है, z कंपोनेंट है। इसको मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब जब हम इसको यहाँ पर पुट करवा देंगे ये बन जाएगा जे जेड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है E अपॉन 2m बी जी जे जेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अभी हमें पता है कि जो z कंपोनेंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम का वो किसके इक्वल हो जाता है, mj इंटू एच कट। तो लेट अस पुट जे जेड इज इक्वल टू mj एच क्रॉस या एच कट। तो डेल्टा E किसके इक्वल हो जाएगा, E बी जी अपॉन 2m mj एच कट। मैं इसको थोड़ा आसान करके लिख लेती हूँ। सो डेल्टा E जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आया, E बी एच कट अपॉन 2m mj। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 12। और यहाँ पर हमें पता है हमारे पास इंटरैक्शन एनर्जी आ गई है, चेंज इन एनर्जी लेवल्स आ गया है। और ये जो डेल्टा ई है हमें पता है ये जो mj है इट कैन टेक 2j प्लस 1 वैल्यूज। आप कहेंगे mj कैन टेक 2j प्लस 1 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस j टू प्लस j विद द स्टेप्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 1 1 के गैप पे इसको वैल्यूज माइनस j से लेकर प्लस j तक लेनी है। सो ईच लेवल विल स्प्लिट इनटू 2j प्लस 1 लेवल्स। 2j प्लस 1 लेवल्स में लेवल स्प्लिट हो जाएंगे। इसके बाद आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइंस ऑफ सोडियम। मतलब ये सारा चलता जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर वो नंबर ए था, अब आप यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले क्या किया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनर्जी की बात की, लेवल्स की बात की। अब हम कहेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे लेना है हमें, ऑन द फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी जो है। और जो येलो लाइंस D1 D2 लाइंस हमको येलो लाइंस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन येलो लाइंस ऑफ सोडियम, येलो लाइंस ऑफ सोडियम, ये हमें लेना है। इसके बाद आप बात करेंगे ट्रांजिशंस की। मैंने कहा ट्रांजिशन सोडियम के अंदर मैंने पहले ही कहा कि 5890 एंड 5893 एंगस्ट्रॉम 5896 एंगस्ट्रॉम 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम दो वेवलेंथ्स होती हैं। उन दोनों के एवरेज को 5893 करके हम पुट कर लेते हैं जब हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए होता है तो एवरेज ले लेते हैं। अदरवाइज इट कंटेन्स टू वेवलेंथ्स 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। उनको हम D1 एंड D2 लाइंस बोलते हैं। और जो लेवल्स होते हैं जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि डबलेट एंड ट्रिपलेट लेवल्स के अंदर जो है अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। तो यहाँ पर डबलेट स्टेट्स हमें नजर आ रही हैं
सोडियम के केस में जो स्टेट्स होंगी वो 2p3/2, 2p1/2 बाय एलएस कपलिंग स्कीम, रॉसल सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम, 2s1/2। तो ये जो ट्रांजिशन है 2p, इसी तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ आपको यही लिखना है। यू विल से द येलो लाइंस ऑफ सोडियम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स 2p1/2 to 2s1/2 and it is called D1 line। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? D1 लाइन। एंड 2p3/2 से 2s1/2, 2p3/2 to 2s1/2 ट्रांजिशन इज टर्म्ड एज D2 लाइन। अब इनकी जो एनर्जीज हैं वो मान लेते हैं। लेट अस सपोज EI0 एंड EF0 हमने क्या मानी है? एनर्जीज मानी है। किसकी? क्योंकि वी आर गोइंग टू फर्स्ट कंसीडर द D1 लाइंस ऑफ सोडियम। हम पहले D1 इसकी बात करेंगे कि इसकी ये हमें कितने कंपोनेंट्स में, जो मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, HNu1, HNu2, HNu3, HNu4, ये वाली जो लाइन है ये हमें 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिटेड अप फील होगी। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द D2 लाइन। तो D1 लाइन के अंदर मेरे पास 2 लेवल्स हैं, 2p1/2 एंड 2s1/2। तो मैंने इस लेवल की एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, इस लेवल की एनर्जी मैंने मानी EI0 और इस लेवल की एनर्जी मैंने मानी EF0। सो EI0 एंड EF0 विद द एनर्जीज ऑफ 2s1/2 एंड 2p1/2 रिस्पेक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। और मान लीजिए कि न्यू नॉट इज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड, एनर्जी कितनी हो जाएगी? HU0, बिकॉज व्हेन जब का फील्ड काम नहीं कर रही है, B इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन हमें सिंगल लाइन ही फील होगी। अब हमें डिस्कस करना है कि जब आप फील्ड लगा देंगे देन व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? G की वैल्यूज निकालनी है कि G की वैल्यू इस इनिशियल लेवल के लिए क्या होगी और फाइनल लेवल के लिए क्या होगी। सो लेट अस डिस्कस दिस। अब ये जो एनर्जी की एक्सप्रेशन है ये भी हमें चाहिए होगी, तो मैं इसको भी जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं अपने टूल बॉक्स के अंदर इनको रखती जा रही हूँ। और जो मेरा टूल बॉक्स है वो यहाँ पर है, दिस वन। यहाँ पर मैंने एनर्जी की एक्सप्रेशन डेल्टा E इज इक्वल टू EB H कट अपॉन 2m, ये हो गई, एंड mj, और इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 12। ये मैंने साइड पर लिखी है, आपका तो चलता जा रहा है काम, नोटबुक पर आपने लिख रखा है इसको। तो देखिए इतना सब लिखने के बाद आप लोगों को जो बात करनी होगी वो क्या बात करनी होगी? आपको कहना होगा कि व्हेन फील्ड इज अप्लाइड 2p1/2 इस लेवल की स्प्लिटिंग की बात हम करेंगे और 2s1/2 इस लेवल की स्प्लिटिंग की बात करेंगे। आप कहेंगे कि व्हेन फील्ड इज अप्लाइड 2p1/2 एंड 2s1/2 स्प्लिट्स इनटू, कितने लेवल्स में टूटना होता है? 2j+1 लेवल्स में। तो 2p1/2 इसके लिए j की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो 2 × हाफ प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2, यानी कि 2p1/2 जो लेवल है वो कितने लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा? 2 लेवल्स के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जब हमने फील्ड नहीं लगाई थी B इज इक्वल टू 0, तो ये कॉन्सेप्ट था। जब हमने फील्ड लगा दी है तो ये 2p1/2 लेवल इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 लेवल्स, और वो लेवल्स की वैल्यूज क्या होंगी? -j + j, और j की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो -j मतलब -½ + j मतलब +½ तो इन 2 लेवल्स में इसकी स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद आप लोग बात करेंगे इसकी 2s1/2 की। इसके लिए भी j की वैल्यू हाफ है, इट विल ऑल्सो स्प्लिट अप इंटू 2j+1 लेवल्स। यहाँ पर j पुट कीजिए, 2 × हाफ + 1, 1 + 1 इट इज 2, तो इसके भी 2 लेवल हो गए। mj की वैल्यू -j से +j, -½ +½ तो 2 लेवल्स ये हो गए। अगर आप चाहें तो स्प्लिटिंग इसकी भी साथ ही साथ बता सकते हैं 2p3/2। तो ये जो 2p3/2 लेवल है, 2p3/2 स्प्लिटिंग तो इसकी भी 2j+1 लेवल्स में होनी है। j की वैल्यू इसके लिए जो पैर में लिखा हुआ है हमने, दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ j। तो 2 × 3/2 + 1, 2 ने 2 को कट किया, 3 + 1 4, तो ये वाला जो लेवल है ये 4 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 6 7 8 ये 4 लेवल्स की स्प्लिटिंग हमने शो कर दी है। और mj की वैल्यूज -j से लेके +j तक विद द गैप्स ऑफ 1 1 1 1, और j की वैल्यू है 3/2, सो -3/2 -1/2 +1/2 +3/2 ये वैल्यूज हो गई। और ये हो गई बात स्प्लिटिंग की कि जब हमने फील्ड अप्लाई कर दी है, व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, फील्ड इज फाइनाइट, फील्ड इज नॉन जीरो। अब हमें बात करनी है G की वैल्यूज की, GI और GF चाहिए भैया हमें, तो वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। सो लेट अस कैलकुलेट GI एंड GF, क्योंकि ith स्टेट हमारी कौन सी है? 2s1/2। तो इस स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे, उसके बाद 2s1/2। इस स्टेट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? G, इसको मैं GI कह देती हूँ क्योंकि ith स्टेट के लिए है। तो ये GI क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए 1 + j × j+1, इस स्टेट के लिए j की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? हाफ × हाफ + 1, उसके बाद क्या है? प्लस s × s+1, इसके लिए s की वैल्यू कितनी है? इस स्टेट के लिए s की वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या है? 2 है, तो यहाँ से आप s निकाल लीजिए, 2 - 1 1, s की वैल्यू आ गई हाफ, सो s भी इसके लिए हाफ आ गया। तो इस हाफ को हम यहाँ पर पुट करवा देंगे, प्लस
हाफ इंटू हाफ प्लस 1 माइनस एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्योंकि ये एस स्टेट है, एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप यहां पर इसको पुट करवाइए 0 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j इंटू j प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ j इज हाफ, सो हाफ प्लस 1, इस हाफ ने इस 2 को मारा, व्हेन यू विल सॉल्व दिस फैक्टर यू विल गेट द वैल्यू 2 and this gi will become equal to 2 and let me call this equation as equation number 13. तो अब देखिए, अब बात करेंगे हम फाइनल स्टेट के लिए, और फाइनल स्टेट हमारी कौन सी है 2p1/2 बिकॉज आई एम गोइंग टू कंसीडर d1 ट्रांजिशन ओनली. तो फॉर फाइनल स्टेट यानी कि फॉर स्टेट 2p1/2, इसके लिए अगर मैं बात करूं, हमें पता है j की वैल्यू कितनी है हाफ है, और l की वैल्यू क्योंकि p स्टेट है 1 है, और s की वैल्यू अभी मैंने s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिसिटी 2 के लिए s कैलकुलेट किया था, इट वाज आल्सो हाफ. तो यहाँ से g f कैलकुलेट कीजिए, अगेन 1 प्लस j इंटू j प्लस 1, हाफ इंटू हाफ प्लस 1 प्लस s की वैल्यू हाफ इंटू हाफ प्लस 1 माइनस l की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j यानी कि 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस फैक्टर यू विल गेट द वैल्यू 2/3 एंड लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 14. तो gi की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है और gf की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ गई है. इनको भी मैं अपने टूल बॉक्स के अंदर ले जाती हूँ बिकॉज अब मुझे इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं gi और gf की. तो मैं टूल बॉक्स भी अपना साथ साथ मॉडिफाई करती रहूँगी. आप लोग एग्जामिनेशन में टूल बॉक्स मत बनाइएगा, आप लोगों के पास रफ पेज होते हैं, आप लोगों के पास सब कुछ दिख रहा होता है, मुझे तो दिख नहीं रहा, मैंने तो इरेज कर दिया था सब कुछ. दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग इन दिस टूल बॉक्स. ये डेल्टा ई हो गया. अब जो जी हमने कैलकुलेट किया हम यहाँ पर लिख देते हैं. जी आई की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है हमारे पास, इसको सॉल्व करके वैल्यू इट इज़ 2 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 13. और जी एफ की वैल्यू कितनी आई है 2/3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 14. ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं. अब हम कहेंगे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द एनर्जी ऑफ दीज लेवल्स विल बिकम EI एंड EF, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में किया था. तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जो एनर्जीज की वैल्यू हो जाएंगी वो EI एंड EF हो जाएंगी. एंड मैं कहूँ कि इस लेवल की एनर्जी जो है वो फील्ड लगाने के बाद क्या हो जाएगी EI और इसकी क्या हो जाएगी EF. और ये होंगी क्या, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इनिशियल लेवल, ये वाले लेवल लोअर लेवल की एनर्जी EI किसके इक्वल हो जाएगी, पुरानी एनर्जी यानी कि EI नॉट प्लस जो चेंज आया इसके अंदर EI डेल्टा EI. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 15. उसके बाद इसी तरीके से EF इट विल बी EF नॉट प्लस डेल्टा EF एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 16. अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 12 को यहाँ पर पुट करवाना है और कुछ नहीं करना है. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 12 आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पहले EI के अंदर इसको यूज कीजिए, EI नॉट प्लस डेल्टा EI हमें ये पुट करवाना है EB एच कट अपॉन 2m. ये तो सेम रहेगा सबके अंदर. ये जो mj है इस mj को ith लेवल है तो मैंने इसको I लिख लिया. यहाँ पर g भी था, हम लोग भूल गए हैं क्योंकि हमने जो म्यू जे है इसकी वैल्यू पुट करवाई थी इसके अंदर, तो ये जी खा गई मैं चलते चलते. आप लोग इसको जी को भी इंक्लूड कर लीजिए बिकॉज इसकी एक्सप्रेशन के अंदर जी भी आएगा, तो ये जी आई बन जाएगा यहाँ पर. एंड इसी तरीके से ये रहेगा EF इज इक्वल टू EF नॉट प्लस EB एच कट, ये GF लिख लूँगी इसको मैं 2m MJF. लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 17 इक्वेशन नंबर 18. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 17 फ्रॉम 18 टू गेट द वैल्यू फॉर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन D1 लाइन. तो मैंने अब क्या क्या इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दिया. सो अब देखिए इस इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड EF माइनस EI इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने किया EF नॉट माइनस EI नॉट, और EF नॉट माइनस EI नॉट हमें पहले से ही पता है EF नॉट माइनस EI नॉट ये किसके इक्वल होता है, H न्यू नॉट के. वी नो दिस, हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर भी ये किया था. चलो हम बाद में इसकी बात करेंगे, पहले जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लें. EB एच कट अपॉन 2m जो दोनों घरों का होता है वो किसी साइड भी नहीं रहता, तो इनको बाहर निकाल दिया गया. उसके बाद GF MJF माइनस GI MJI ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई है.
एनर्जी की, कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कराई हुई है, EF माइनस EI, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, h न्यू, एनर्जी ऑफ द रिलीज्ड फोटोन, ये हो जाएगा h न्यू। मैं यहाँ लिख दूँ इसको भी इरेज करके, सो इट विल बी h न्यू इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, h न्यू नॉट, इस एक्सप्रेशन को यूज करके, प्लस EB, इस h कट को भी मैं लेट अस सपोज h अपॉन 2 पाई लिख देती हूँ, तो 2 पाई m GJ MJ, कौन सा F, GF था सॉरी, ये GF माइनस GI MJI, ये हो गई एक्सप्रेशन किसकी, एनर्जी की। तो ये एक्सप्रेशन जो हमें देती है, आप चाहें तो इसको भी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, और हमारी इक्वेशन नंबर चल पड़ी हैं काउंटिंग के अंदर, ये आ गई थी। सो आप लोग इसको कॉन्टिन्यूटी के अंदर, आई हैव फॉरगॉटन, तो आप लोग इसको कॉन्टिन्यूटी के अंदर नंबरिंग दे दीजिए। सो EH न्यू दिस गिव्स अस द रिलीज्ड एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। तो अब अगर मैं इस H को कट कर देती हूँ तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो इट विल बी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस H काट दिया हमने, EB अपॉन 2 पाई, एक 2 था और जब h अपॉन 2 पाई पुट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया था, 4 पाई m। सो EB अपॉन 4 पाई m, इट विल बी GF MJF माइनस GI MJI। ये एक्सप्रेशन हमें देती है फ्रीक्वेंसी रिलीज, ये एक्सप्रेशन हमें देती है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अनोमलस सीमन इफेक्ट। फिर इस फैक्टर पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो फैक्टर है EB अपॉन 4 पाई m, ये फैक्टर आपको पता है ये किसके इक्वल है, ये इस फैक्टर हम पीछे भी डेल्टा न्यू कह के आए थे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, लेट मी पुट इट डेल्टा न्यू। सो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू GF MJF माइनस GI MJI, ये एक्सप्रेशन आ गई फाइनली मेरे पास। एंड हेयर दिस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू EB अपॉन 4 पाई m इज टर्म्ड एज द ज़ीमैन शिफ्ट, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया। इसके बाद जो आपको हेडिंग देना है, वो हेडिंग आपको देना है फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है D1 लाइंस के लिए, हमें सिलेक्शन रूल्स लगाने हैं। तो मैं इसको भी टूल बॉक्स में अंदर ले जाती हूँ। अब मुझे टूल बॉक्स में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू GF MJF माइनस GI MJI, इस एक्सप्रेशन की जरूरत है। डेल्टा न्यू आपको पता है EB अपॉन 4 पाई m, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस EB अपॉन 4 पाई m इज टर्म्ड एज ज़ीमैन शिफ्ट। अब क्योंकि सिलेक्शन रूल्स लगाने हैं हमें, सिलेक्शन रूल्स फिर से मैं वही भूली बिसरी बातें याद करवाऊंगी, कौन से होते थे, 0 और प्लस माइनस 1 होने चाहिए थे। सो सिलेक्शन रूल्स फॉर दिस ट्रांजिशन शुड बी डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा, पहले MJ इज इक्वल टू 0 का केस लेना पड़ेगा, फिर हम MJ इज इक्वल टू प्लस 1 का केस लेंगे, फिर हम MJ इज इक्वल टू माइनस 1 का केस लेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए फ्रीक्वेंसीज ऑफ D1 लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज ट्रांजिशंस मस्ट फॉलो द सिलेक्शन रूल्स। डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। अब क्या होगा, हम लोग पहले बात करेंगे इसकी, फॉर डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0, मतलब जो MJ है वो 0 होना चाहिए, मतलब इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल दोनों ही लेवल, चाहे वो फाइनल और इनिशियल, ऊपर वाला और नीचे वाला, आप दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब MJ की वैल्यू सेम होनी चाहिए D1 लाइन में, और सेम वैल्यूज किसके लिए हैं, देखिए 1/2 प्लस 1/2 से प्लस 1/2 जाना चाहिए, माइनस 1/2 से माइनस 1/2 जाना चाहिए, और प्लस 1/2 वैल्यू किसके लिए, फोर्थ लेवल के लिए, ये वाली प्लस 1/2 किसके लिए, सेकंड लेवल के लिए। इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर MJ इज इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट 2 allowed transitions 4 to 2 and 3 to 1, फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पर और थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पर, इसके लिए भी -1/2, इसके लिए भी -1/2। एंड लेट अस सपोज दिस ट्रांजिशन गिव्स अस द फ्रीक्वेंसी ν1 एंड दिस ट्रांजिशन गिव्स अस द फ्रीक्वेंसी ν2। अब हमें ν1 और ν2 कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले बात करूंगी ट्रांजिशन 4 to 2 की। इसके अंदर देखिए ν इज इक्वल टू ν0 प्लस डेल्टा न्यू ब्रैकेट में GF, फाइनल लेवल कौन सा है, फोर्थ लेवल। फाइनल लेवल के लिए हमने GF ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इट इज 2/3 इंटू MJF फाइनल ऊपर वाला लेवल फोर्थ लेवल, इसके लिए MJF, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो आप इसको हाफ पुट कर दीजिए। सो 2/3 इंटू हाफ माइनस, फिर देखिए GI की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2 इंटू MJI लोअर लेवल फोर्थ से ट्रांजिशन कहाँ पे जा रही है, 2, इसके लिए वैल्यू कितनी है, हाफ।
तो आप इसको भी हाफ पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1/2। इस 2 ने इस 2 को मारा, इस 2 ने इस 2 को मारा, तो आपके पास क्या आ गया, 1/3 माइनस 1 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 माइनस 1 गिव्स यू द वैल्यू 2/3। तो हमारे पास आ जाएगा ν1 इज इक्वल टू ν0 प्लस 2/3 डेल्टा न्यू। आई थिंक इट विल बी माइनस 2/3। जब आप इसको 1/3 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास माइनस 2/3 आएगा। सो ये एक्सप्रेशन आ गई है हमारे पास इसके लिए। ये जो ट्रांजिशन है दिस वन 4 to 2, इसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, hν1 इट विल बी ν0 माइनस 2/3 डेल्टा न्यू। पीछे की तरफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी माइनस 2/3 डेल्टा न्यू आ गया ना, तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ये फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं बात करूं अगली लाइन की, न्यू टू लाइन 3 to 1 ट्रांजिशन, तो इसके बाद आप बात करेंगे 3 to 1। इसके लिए फिर से मैं फॉर्मूला वही लिखूंगी, न्यू इज इक्वल टू ν0 प्लस डेल्टा न्यू। अब वैल्यू हमें लिखनी है GF की वैल्यू कितनी रहेगी, 2/3 इंटू डेल्टा MJF थर्ड लेवल के लिए -1/2 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करवाइए -1/2, फिर माइनस, फिर GI की वैल्यू 2 और इस GI फर्स्ट लेवल इसके लिए भी इसी MJ की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो आप इसको भी यहाँ पर पुट करवाएंगे -1/2 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस फैक्टर, ये क्या आ जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने ν2 कहा, ν2 इज इक्वल टू ν0 प्लस 2/3 डेल्टा न्यू। देखिए इसके अंदर -2/3 डेल्टा न्यू था और इसके अंदर कितना आ गया, +2/3 डेल्टा न्यू। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज मेरे पास आई इस डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0 के लिए। अभी दो और बाकी हैं, तो अब हमें बात करनी है डेल्टा MJ इज इक्वल टू +1 के लिए, कि उसके लिए कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होगी। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी आर going to consider the transition corresponding to selection rule delta MJ is equal to +1। अब डेल्टा MJ क्या है, +1 होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग आप कहेंगे कि ओनली वन ट्रांजिशन इज अलाउड एंड दैट इज 4 to 1। ये लेवल हो गया 4 और ये लेवल हो गया 1, ये वाली ट्रांजिशन अलाउड है। देखिए हाफ और माइनस हाफ, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और हमने अभी यही कहा कि डेल्टा MJ मतलब इसकी MJ की वैल्यू और इसकी MJ की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 4 से 1 ट्रांजिशन अगर मैं ले रही हूँ ट्रांजिशन 4 to 1, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी डेल्टा MJ। अब यहाँ पर इसके लिए हम वैल्यूज पुट करवाएंगे, हमें पता है, यही फिर से मैं लूँगी। लेट अस सपोज फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन इज ν3 एंड एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन इज hν3। तो ये ν3 मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये ν3 क्या हो जाएगा, ν0 प्लस डेल्टा न्यू GF की वैल्यू 2/3 इंटू MJF फोर्थ लेवल के लिए MJ प्लस हाफ, F हमने माना है ऊपर वाले लेवल को, माइनस GI है 2 इंटू MJI लोअर लेवल कौन सा है, 1 लेवल के लिए -1/2, तो इट विल बी -1/2 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस फैक्टर यू विल गेट टू वैल्यू 4/3 डेल्टा न्यू। तो ये हो जाएगा ν3 इज इक्वल टू ν0 प्लस 4/3 डेल्टा न्यू। ये आ गई फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन, H से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन। अगली बात मैं करूंगी फॉर डेल्टा MJ इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब -1 के लिए क्या है, ओनली वन ट्रांजिशन इज अलाउड एंड दैट इज ट्रांजिशन नंबर 3, ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2। 3 से 2 जब आप जाएंगे तो देखिए डेल्टा MJ 3 से 2, 3 के लिए वैल्यू है -12, हमें डेल्टा MJ अगर कैलकुलेट करना है तो -12 -2 के लिए +12 है, तो माइनस प्लस हाफ, ये वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करती है। अब 3 से 2 के लिए हमें फिर से यही लेना है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को ν4 मान लेती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज ν4 इज इक्वल टू ν0 प्लस डेल्टा न्यू विद इन ब्रैकेट GF की वैल्यू है 2/3 इंटू डेल्टा MJ इंटू MJF ऊपर वाला लेवल थर्ड लेवल के लिए MJ की वैल्यू -12, तो ये हो जाएगा -12 माइनस GI इज 2 इंटू MJI लोअर लेवल का MJ मतलब लेवल 2 था तो +12, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करवाएंगे +12 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस पिक्चर यू विल गेट टू वैल्यू ν4 इज इक्वल टू ν0 -4/3 डेल्टा न्यू। देखिए ये जितना आगे गई है उतना पीछे चली गई, ऐसे पिछली वाली दो में था। सो इन दिस वे ν1 ν2 ν3 एंड ν4 आर द करस्पॉन्डिंग एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू D1 line in the presence of magnetic field. So D1 line is split into the 4 components in the presence of magnetic field.
पेपर में इतना करने के बाद यू नीड नॉट टू सॉल्व D2 लाइन। आपको D2 लाइन सारी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों को जस्ट उसके बारे में बता देना होता है कि जिस तरीके से ये वाली लाइन 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गई है, एग्जैक्टली इन द सेम वे जो D2 लाइन होगी दैट विल ऑल्सो बी स्प्लिटेड अप इनटू 6 कंपोनेंट्स। और बस आपको वो 6 कंपोनेंट्स लिख देने हैं कि ये से ये ट्रांजिशन, ये से ये ट्रांजिशन, ये से ये ट्रांजिशन हमें क्या देती है, D2 लाइन देती है, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो लेट मी राइट द ट्रांजिशंस, मैं कहूँ कि करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रल लाइंस करस्पॉन्डिंग टू D2 इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम इरेज कर देते हैं। इतना सब लिखने के बाद आपको सिर्फ D2 लाइन की ट्रांजिशंस शो करनी है। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये शो करना है कि D2 लाइन को कौन कौन सी ट्रांजिशंस जो है वो करस्पॉन्ड करती हैं। तो आप कहेंगे कि फॉर D2 लाइन सिमिलरली प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी कैन से फॉर D2 लाइन विल बी स्प्लिटेड अप इनटू 6 कंपोनेंट्स। और वो 6 कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे, हमारे पास सिलेक्शन रूल्स तो वही रहेंगे, डेल्टा mg इज इक्वल टू +1 and delta mj is equal to 0 and delta mj is equal to -1। और हर एक के करस्पॉन्डिंग दो ट्रांजिशंस रहेंगी। डेल्टा mj इज इक्वल टू जो +1 है, 7 से 1 और 8 से 2 ट्रांजिशंस आर अलाउड। इसके लिए 7 to 1 एंड 8 to 2। 7 ये वाला हो गया और इससे ये वाला 1, ये वाली 7 to 1 एंड 8 से हमें जाना है 2 पर, ये वाली दोनों ट्रांजिशंस डेल्टा mj इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग अलाउड होंगी। और अगर मैं बात करूंगी डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 के लिए 6 to 1 एंड 7 to 2, तो इसके लिए 6 to 1 एंड 7 to 2। 6 ये वाला हो गया और इस 6 से हमें जाना है 1 पे, और 7 ये वाला हो गया और 7 से हमें जाना है 2 पे। तो ये दोनों ट्रांजिशंस फॉलो करेंगी डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 को। और अगर मैं बात करूंगी डेल्टा mj इज इक्वल टू +1, तो +1 को फॉलो करेंगी 7 से +1 की बात हो गई है हमारे पास, 0 की बात हो गई, -1 रह गया, सॉरी। सो डेल्टा mj इज इक्वल टू -1 विल गिव अस द 2 अलाउड ट्रांजिशंस 5 to 1 एंड 6 to 2। 5 से 1 एंड 6 to 2। 5 ये वाला है, 5 से हमें जाना है 1 पर, और 6 ये वाला है, और 6 से हमें आना है दिस वन इज़ द 6th लेवल, और 6 से दिस वन ये 1 वाली हो गई, और 6 से हमें कहाँ पर जाना है 2th लेवल पे। तो 6 से 2 मैंने ड्रॉ की हुई है, दिस वन ये रही 6 से 2। तो ये वाले जो 6 कंपोनेंट्स हैं दीज विल करस्पॉन्ड टू D2 लाइंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम। और ये वाले जो हमने 4 लिए these 4 components will be corresponding to splitting of D1 lines in sodium atom. So this was all about Zeeman effect, normal Zeeman effect, anomalous Zeeman effect, and we have done it so beautifully. आप लोग इसको देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।